प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की इस संस्कृत कक्षा में हम उपसर्ग और अव्ययों के बारे में पढ़ेंगे। आप वैसे भी इन चीजों से परिचित है, फिर भी पुनः संस्कृत में इन विषयों को पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, पदों के अंश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो धातु या शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, शुरू में लग जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। यद्यपि कई बार अर्थ परिवर्तित होता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन उस अर्थ में विशिष्टता अवश्य आ जाती है। ऐसा तो जैसा कि लिखा हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे तरति, तरति तैरता है। त्रि धातु होती है, त में ऋषि की मात्रा, रूप चलते हैं तरति, तरतः, तरंती, तैरता है। अब उपसर्ग लगा देंगे, अब उपसर्ग है तो इसके साथ लगा देंगे, आरंभ में लगेगा तो अवतरति, उतरता है अर्थ हो गया। तो इसमें लिखा तरति का अर्थ होता है तैरना, यद्यपि तैरता है अर्थ होता है लट लकार का एक वचन की क्रिया है। अवतरति उसका उतरने के संदर्भ में अर्थ हो गया। उपसर्ग लगते ही अर्थ में परिवर्तन हो गया। यद्यपि कई बार परिवर्तन होता है, पर नहीं भी होता है उसमें, लेकिन विशिष्टता आ जाती है। अब देखिए, यहाँ क्रियाएं आपकी पुस्तक में दी हुई, अव्ययों की भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अव्यय वे पद होते हैं जिनका रूप नहीं चलता है, या सामान्य भाषा में कहें तो उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आपने कहा बालक, अब बालक के रूप चलेंगे, बालकः, बालको, बालका। आपने कहा पठ मीन्स पढ़ना, पठति, पठता, पठन्ति, लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, यानी लकार, पुरुष, वचन, इनके अनुसार अलग अलग रूप हो गए केवल पठ के। उसी तरह बालक के अनेक विभक्तियों में रूप हो गए, तो अनेक रूप परिवर्तित हुए। लेकिन अव्यय ऐसे पद होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, उनको किसी भी लकार, पुरुष, वचन में प्रयोग कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एज इट इज रहते हैं। जैसे आप जानते हैं, पूर्व में भी परिचित है, जैसा मैंने कहा च मीन्स और, अपि, भी, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ। इस प्रकार शीघ्रम, प्रतिदिनम, प्रातः, पुनः, इस प्रकार के अवयवों से आप हिंदी में भी परिचित हैं और संस्कृत में भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में उपसर्ग और अवयवों के बारे में जानते हैं। तो आप यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ में सब चित्र के साथ दिया गया है, चित्र दिया गया, बालः पितरम अनुसरति, सरति के साथ अनु उपसर्ग लगाया, यद्यपि पेंसिल से बड़ा लिख दिया है किसी बच्चे ने, अनु उ छोटा, अनुसरति अनुसरण करता है, उसका उनके पीछे चलता है, उनकी नकल करता है इत्यादि अर्थ। निर उपसर्ग, अर्थयति, निरर्थयति, अव उपसर्ग, तरति, अवतरति, ये बंदर उतर रहा है। इस प्रकार विभिन्न अव्ययों और उपसर्गों का परिचय दिया गया है इस पाठ में। यहाँ अव्यय उपसर्ग चल रहे हैं, तो यहाँ आ उपसर्ग देखिए, आगच्छति, गच्छति गम धातु, गच्छति गच्छता रूप चलते हैं तो आ उपसर्ग लग गया। उसी तरह गम धातु के साथ उत उपसर्ग होता है, त का द हो जाता है एक संधि के कारण, तो उद दिखाई देता है, हमें पढ़ने को मिलता है, ग के कारण हो गया। उदगच्छति यानी ऊपर जाता है, यानी अब सूरज ऊपर उठता है, हम उसको कहते हैं सूर्य उगता है, उदय होता है, तो उदगच्छति। उपासते पूजा करता है। इसी प्रकार उप उपसर्ग है इसमें। यहाँ देखिए, प्र उपसर्ग, लपंती, प्र उपसर्ग हो गया तो प्रलपंती। लपति के आगे वी उपसर्ग लग गया तो विलपति, रोता है। हसति, विहसति, वी उपसर्ग लग गया। हस मीन्स भी हंसना, विहस मीन्स भी हंसना, हंसता है, हंसती है, विहसति का अर्थ। अभी उपसर्ग हो गया, अभी का उदाहरण अभिलिखति, अधि का उदाहरण अधिकरोति, निष्क्रामति, ऐसे निकलता है। तो इन्हें पढ़ें, ये उपसर्ग हैं, इन्हें अलग करना या जोड़ के लिखना, इस प्रकार परीक्षा में और अभ्यास कार्य में पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं अव्यय पदों पर। अव्यय पद, जैसा कि मैंने बताया, जिनके रूप बदलते नहीं है, किसी भी लकार, लिंग, विभक्ति, वचन में प्रयोग करें, एज इट इज रहते हैं, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ें। और यहाँ उदाहरण दे रखे हैं। अलम कोलाहलेन, अलम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है मत करो, बस करो। कोलाहलेन, इसके साथ अलम के साथ तृतीया होती है, इसलिए
तृतीय विभक्ति है कोलाहल शब्द में, तो इसका अर्थ हो गया कोलाहल मत करो। इसी प्रकार अंतः, बहि, ये उपसर्ग है, अव्यय है, और अव्ययों की सूची इसके बाद दी गई है। यहाँ चित्र और फिर वाक्य दिए गए हैं जिनमें अव्ययों का प्रयोग किया गया है, इन्हें पढ़ें। और ये यहाँ अनुच्छेद बनाया गया है जिसमें विभिन्न अव्ययों का प्रयोग किया गया है, जिनको दूसरे रंग में लिखा गया है। पूरा, ऊपरी, सर्वदा, एव, एकदा, पुनः, तत्र, इत्यादि इत्यादि। तो ये अव्यय है, इन्हें देखें, पढ़ें। इसके बाद है अव्ययों की सूची। ये अव्यय है, आपके लिए ये शब्दार्थ है और कुछ नहीं, इन्हें याद करना है। आप बहुत सारे आपको याद है पहले से, आपके लिए नए नहीं है। जैसे सदा हिंदी में भी प्रयोग होता है, हमेशा, च, और बहुत सारे पहले पढ़ रखे, तो इन्हें याद करें, इनका अर्थ याद करें, फिर इनका अभ्यास आता है। तो उपसर्ग और अव्ययों को याद रखें कि उपसर्ग अनु, निश, वी इत्यादि उपसर्ग हैं, धातुओं के साथ इस प्रकार जुड़ते हैं और यह अर्थ हो जाता है। इसके बाद अव्यय आपके लिए शब्दार्थ है, इन्हें याद करें, इनका अर्थ याद रखें। इनको अनेक प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसा कि आप अभ्यास में देख सकते हैं। पहली आवश्यकता है कि अव्यय और उनका अर्थ याद हो आपको। उसके बाद आवश्यकता है कि आपको वाक्य संरचना का ज्ञान हो, जो कि पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, उसे पुनः पढ़ लें। कारक विभक्तियों, उपपद विभक्तियों का भी ज्ञान हो, ताकि आपको वाक्य समझने में आसानी हो। इसलिए पूर्व में जो बेसिक चीजें पढ़ी है वे अवश्य पढ़ें और वाक्यों को समझें और अव्ययों का प्रयोग करें। एक अव्ययों का अभ्यास इस प्रकार आ सकता है, किया जा सकता है कि वाक्य दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा अव्यय आएगा। अब देखते हैं अभ्यास में। देखिए पहला प्रश्न, ते ते सत्यम वदन्ति। तो सबसे पहले हम अर्थ करेंगे बिना रिक्त स्थान में। ते वाक्य संरचना हमें पता है, तो हमें ते का अर्थ मीनिंग आता है, कर्ता और क्रिया की टेबल याद है। तो सह, तौ, ते, वे सब सत्यम वदन्ति, सत्य बोलते हैं। तो अब देखना है कि इस नीचे दिए गए अवयवों में से कौन सा आ सकता है। पहला, सदा, वे सब सदा सत्य बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, ये हो सकता है। तो आप अगर पहला ही चयन आपके लिए सही लगता है आपको, तो आप जो गलत ऑप्शन है उन पर भी जाएं, सोचें वे गलत क्यों है, तो आपका उत्तर सही है या गलत, इसकी प्रामाणिकता हो जाएगी। एकदा, एकदा मीन्स एक बार, वे सब एक बार सत्य बोलते हैं, नहीं, उचित नहीं है, एक बार सब वाक्य बन ही नहीं रहा, सही अर्थ सही नहीं बैठ रहा है। तत्र, वे वहां सत्य बोलते हैं, सही नहीं बैठ रहा है। यत्र, जहां, वे जहां सत्य बोलते हैं, वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। वे हमेशा सच बोलते हैं, ये सही बैठ रहा है, तो सदा हमारा उत्तर सही है। उसी तरह मंगलवासरः भविष्यति, मंगलवासर मंगलवार, भविष्यति आपको पता होगा, भू धातु लिट लकार, तो क्या अर्थ हुआ, मंगलवार होगा, इति ऐसा अर्थ हुआ। तो स्वः आने वाला कल, हयः ख जो दे रखा है बीता हुआ कल, ग स्व अपना, मा मत, तो यहाँ क्या हो सकता है, भविष्यति लिट लकार की क्रिया है, तो लिट लकार भविष्य के लिए होता है। तो यहाँ स्वः आने वाला कल है, भविष्य है, तो यहाँ इसका प्रयोग कल मंगलवार होगा, ऐसा अर्थ हो सकता है। कल ये भी है हयः, लेकिन ये बीता हुआ कल है, इसके साथ भूतकाल की क्रिया आती है, याद रखिए। तो स्वः और बाकी भी अर्थ की दृष्टि से सही नहीं बैठते हैं, तो स्वः हमारा क भाग सही है। इस प्रकार हम इनका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास आप ईमानदारी से करें, समय पर करें, स्वयं करें, नकल न करें, नकल से अकल नहीं आती है, और अकल प्राप्त करनी है तो नकल से दूर रहना है। गलत हो जाए हम उसको सुधारेंगे तो हमें जानकारी होगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अब देखिए क्रोधम कुरु, क्रोध करो, अब क्रोध करो, अब इसमें क्या अव्यय हो सकता है, देखिए क, मा मीन्स मत, क्रोध मत करो, सही बैठ रहा है। शीघ्रम, क्रोध शीघ्र करो, क्रोध का क्या शीघ्र करना, वैसे भी शीघ्र होता है बात, तो उचित नहीं है। अत्र, क्रोध यहाँ करो, तत्र क्रोध वहां करो, सही नहीं बैठ रहा है, तो सही क्या है, क्रोध मत करो, तो क सही। इस प्रकार आपको वाक्य समझना है रिक्त स्थान भरने से पहले, और फिर अव्यय कौन सा सही है ये निर्णय करना है, एक एक को अर्थ की दृष्टि से सही बैठाकर। तो ये अभ्यास पेंसिल से करना है, स्वयं करना है।
अव्यय याद करके करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, उपसर्ग है उनको अलग करना है। अनुसरति अलग रंग में लिखा हुआ है, कौन सा उपसर्ग है आपने पढ़ रखा है, नहीं तो दोबारा पाठ पढ़ लीजिए शुरू से। तो अनु उपसर्ग, तो यहाँ अनु लिख देना है। अवगच्छति उपसर्ग कौन सा है, अव, तो यहाँ अव लिख देंगे आप। अनुस्मरति उपसर्ग कौन सा है, अनु। आकलयति आ उपसर्ग, उत्सहते उत उपसर्ग, तो यहाँ रिक्त स्थान में जो उपसर्ग है वह लिख देंगे। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य संरचना पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ईमानदारी से वाक्य बनाने हैं, अपने वाक्य बनाने हैं, छोटे वाक्य बनाने हैं, नकल नहीं करनी। यदा तदा, तो पहले अर्थ आवश्यकता है, इसकी अर्थ की आवश्यकता है। यदा तदा क्या अर्थ होता है, जब तब। तो वाक्य बनाए, छोटा बनाए, जैसे यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति, जब वर्षा होती है मोर नाचता है। छोटे वाक्य कोई भी, जैसे बिजली आती है तब प्रकाश होता है। यदा विद्युत आगच्छति तदा प्रकाशः भवति। यदा माता आगच्छति तदा बालः प्रसन्नः भवति। हो गया वाक्य, अपने अनुसार से बनाए, जब तब। और सरल वाक्य बनाए, छोटे वाक्य बनाए, बहुत बड़े वाक्य बनाए। तत्र अगला है तत्र, तत्र मीन्स अर्थ आना चाहिए सभी का, वहां। वाक्य वहां बनाइए, वहां बालक खेलता है। तत्र बालकः क्रीडति, वाक्य हो गए। तो इस प्रकार वाक्य स्वयं बनाए और इसमें पेंसिल से लिखें। अब अव्ययों को ले, अब देखिए अव्यय वाक्य इकट्ठे दे दिए 5 वाक्य, इसके लिए पास में मंजूषा दे दी आपको, आप देख सकते हैं। मंजूषा कदा, अपि, सह, न, शीघ्र इत्यादि इत्यादि। तो यह, तो आप क्या करेंगे, सह, यह है सह चलती, आप पढ़े अर्थ करें, इसका अर्थ क्या होगा, सह चलती का अर्थ क्या होगा, वह चलता है। सरल वाक्य छठी से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कदा कब, पहले इनका अर्थ जान लें। कदा मीन्स कब, अपि भी, सह साथ, न नहीं, शीघ्रम शीघ्र। अब इनके अर्थ बार बार में वहां टेबल देख करके नहीं जानना है, याद करना है पहले। नहीं आए उसका लिख लेना है, देख लेना है, पुनः देख लेना है, लेकिन फिर याद करना है सभी को, बार बार वह नहीं देखना है, उसे नहीं देखना। तो वह चलता है, तो क्या हो सकता है, वह कब चलता है। कब चलता होता तो यहाँ प्रश्न चिन्ह होता, जो कि नहीं है, नहीं है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, वह शीघ्र चलता है, ये हो सकता है, तो शीघ्रम हो जाएगा, स शीघ्रम चलती, तो ये इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार अहम खेलिष्यामि, मैं खेलूंगा, तो क्या हो सकता है, मैं कब खेलूंगा होता तो प्रश्न चिन्ह होता, नहीं है यहाँ। मैं भी खेलूंगा, ये हो सकता है, तो अपि आ जाएगा, अहम अपि खेलिष्यामि। इस प्रकार भरे। 5वें प्रश्न में देखें, धातुओं के साथ उपसर्ग जोड़ने हैं। आपने ये उपसर्ग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें, ये पहले पढ़ चुके हैं पाठ में। उप, अनु, प्र, फिर अनु दे दिया, वी, निर, प्र, उत, प्र इत्यादि। अब इन धातुओं के साथ जोड़ना है इनको। क्री, क्री के रूप कैसे चलते हैं, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। तो उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या होगा, उपकरोति। इसी प्रकार अनु उपसर्ग जोड़ना है, और किसके साथ, भू के साथ। भू के रूप कैसे चलते हैं, भवती, तो अनु उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा, अनुभवती। इस प्रकार बनाने। श्री, स के पैर में ऋषि, श्री के रूप कैसे चलते हैं, सरती। जैसे त के पैर में ऋषि की मात्रा त्रि, तो क्या होता है, तरती, तैरता है। उसी तरह श्री, सरकना, मूवमेंट करना, इसके साथ प्र उपसर्ग लगाना है। सरती, सरता रूप चलते हैं तो क्या बनेगा, प्रसरती। आगे है गम, गम के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, याद होगा। अनु उपसर्ग लगा देंगे तो कैसे, क्या लिखेंगे, अनुगच्छति। ये त्रि आ गया, तरती रूप चलते हैं। फिर हरि आ गया, ह के पैर में ऋषि की मात्रा, हरती, हरता, हरंती, तो वी उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विहरती। आपने 6th में पढ़ा है, चटके विहरतः, याद होगा। इसी तरह अन्य अवयवों के धातुओं के साथ आपने इन उपसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। अब देखिए अपोजिट, विपरीत अर्थ वाले अव्यय लिखे हुए हैं, इनका मिलान करवाना है, तो अर्थ की आवश्यकता रहेगी। तो पहले से मैंने पहले ही कहा कि अर्थ याद रखें अव्ययों का। अध, अध मीन्स नीचे,
इसका अपोजिट क्या हो सकता है? ऊपर। कोई है ऐसा अव्यय यहाँ जिसका अर्थ ऊपर हो? ऊपरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपरी। मिला दें पेंसिल से। उच्चई, जोर से, ऊंची आवाज में, जोर से। तो क्या हो सकता है? नीचई, नीचई, उच्चई, नीचई। तो ये इससे नीचे, कम आवाज में, इत्यादि, धीरे, इत्यादि। इस प्रकार विपरीत अर्थ वाले अवयवों को आपस में मिलाना है। तो यह पाठ है उपसर्ग और अव्यय। सबसे पहली बात आवश्यकता है उपसर्ग और अव्यय पढ़ें, अवयवों का अर्थ याद करें, फिर अभ्यास करें। बुक में ही करना है, पेंसिल से करना है। और क्लास में आज चर्चा हो गई है तो आज ही करना है या ज्यादा से ज्यादा कल कर लें। पहले आवश्यकता है याद करें, उसे पूर्व में धातु रूप, शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हैं तो वाक्यों का अर्थ समझने में आसानी होगी। और रूप भी दोहरा लें, इसलिए वाक्य अर्थ समझने में आसानी होगी तो उत्तर आपका सही होगा। ईमानदारी से करें, स्वयं करें, समय पर करें, और बुक में ही करें, पेंसिल से करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं। शुभम भवतु।